Hello students, so welcome to the physics paper solution for NEET 2022. आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, लेकिन कुछ कुछ छोटी गलतियां हो सकती है, उनके बारे में बात करेंगे और पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग लेट हुए हैं बिकॉज हमारे पास स्लाइड शोज तैयार हो रहे थे और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का पेपर डिस्कशन। सारा का सारा पेपर जैसे मैंने कहा था आपको नोट से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, तो इस बार भी पेपर नोट्स के बाहर से बिल्कुल नहीं आया। सारा का सारा पेपर हमारे क्लासेस के नोट्स में से था। तो जिस बच्चे ने नोट्स और दीक्षा की टेस्ट सीरीज को अच्छे से किया है उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, दैट्स आई गारंटी। फिर भी हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। R1 एवं R2 two hollow conducting sphere of radii R1 and R2 have equal charges, the potential would be, दोनों पे चार्ज बराबर कह रखा है बेटा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर KQ/R। तो जिसका R ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, तो पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन स्मॉलर स्फेयर। छोटे स्फेयर की रेडियस कम तो पोटेंशियल ज्यादा, तो ऑप्शन 1 जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। इधर देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. The angular acceleration in radian per second square. तो देखो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में अल्फा पूछा है, तो अल्फा बराबर होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा विल बी 2 पाई f2। f2 कितना है 3120 माइनस ओमेगा 1 1200 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है बेटा 16 सेकेंड्स। आरपीएम में है तो इसे आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में चेंज करना बहुत जरूरी है। तो 2 पाई इंटू ये आ जाएगा 1920 अपॉन 16 इंटू 60। 6 से गया, 6 3 18, 12 6 2 तो ये हो गया 16 2 4 पाई, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। पेपर लेंदी था, हाँ बेटा हो सकता है बायोलॉजी लेंदी रहा हो, बच्चा बायोलॉजी से यहाँ पर आता है तो टाइम कम मिल जाता है, लेकिन फिजिक्स अच्छा पेपर था। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, इन द गिवन सर्किट्स ए बी एंड सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 पीएन जंक्शंस आर इक्वल इन। किसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा दोनों पीएन जंक्शन में। तो आप देख सकते हो यहाँ फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, पी पी से कनेक्टेड है, एन एन से कनेक्टेड है, लेकिन ये उल्टे कनेक्टेड है, तो एक फॉरवर्ड बायस हो गया एक रिवर्स बायस हो गया, यहाँ करंट कंडक्ट ही नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों ही, ये वापस देखिए एन एन से, ये भी फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस है, तो जब दोनों ही फॉरवर्ड बायस है, दोनों ही कंडक्ट करेंगे सेम है, तो दोनों में इसमें और इसमें आपको क्या मिलेगा, सेम पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, सेम पोटेंशियल ड्रॉप। यस बच्चा, वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम, नमस्ते, कैसे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। क्या कह रखा है, two object of mass 10 kg and 20 kg are connected to two ends of a rigid rod of length 10 मीटर with negligible mass। ये 10 kg का पार्टिकल, ये 20 kg का पार्टिकल रखा गया है। द डिस्टेंस ऑफ, और इनके बीच में दूरी दे रखी है 10 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg मास, यहाँ से डिस्टेंस पूछा है, तो इसको अगर मैं ओरिजिन पे मानता हूं तो ये x, 0 पे हो गया। xcm का फॉर्मूला लगाना है, मास 10 इंटू 0 m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये तो 0 हो गया, ये गया, ये x कितना था 10 था, ये x 10 है, तो 20 इंटू 10 अपॉन 30 आ जाएगा 20/3 मीटर, 20/3 मीटर। वैसे मैंने क्लास में इस बच्चों इसकी ट्रिक लिखाई हुई है, आपको लिखवाया हुआ है। xcm बराबर होता है डायरेक्ट m2x अपॉन m1 प्लस m2। तो बिना समय बर्बाद किए इस ट्रिक से क्वेश्चन करोगे तो जल्दी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। दोनों बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज
1.5. व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? पावर ऑफ द लेंस होता है बेटा 1/f, और 1/f होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. वैल्यूज रखेंगे 1.5 माइनस 1/r1 इज 1/20 माइनस -20, क्योंकि दोनों के साइन उल्टे हो जाएंगे. ये हो गया 1.5 माइनस 1.5 1/2, 1/20 प्लस 1/20 2/20. ये सेंटीमीटर में है, और पावर निकालने के लिए इसे मीटर में बदलना जरूरी, तो डिवाइड बाय 100 होगा. तो आंसर पॉजिटिव 5D. प्लस 5D विल बी द आंसर. प्लस 5D विल बी द आंसर. देखिए बेटा, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अब देखिए ये बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है. एक स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड. लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस श्यान द्रव के अंदर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है. तो स्पीड ऑफ द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज, हम जानते हैं जब भी किसी पार्टिकल को लिक्विड में ड्रॉप किया जाता है तो थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, नियत हो जाती है. और नियत हो जाएगी बेटा तो फिर आप देख सकते हो किस में नियत हो रही है. टर्मिनल वेलोसिटी जो आती है, टर्मिनल वेलोसिटी, ये देखिए, ये इसमें करके टर्मिनल वेलोसिटी, ये आगे वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है. तो ऑप्शन विल बी बी. फर्स्ट का बी हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of radius of gyration of thin uniform disk about an axis passing through its center. डिस्क की इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन. तो हम बोलते हैं I बराबर क्या होता है? mk स्क्वायर होता है. इसका I क्या हो जाता है? mr स्क्वायर बाई 2 बराबर mk स्क्वायर. तो k हो जाएगा r बाय रूट 2. टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर. डायामीटर के अबाउट mi क्या हो जाता है? mr स्क्वायर बाय 4 हो जाता है बराबर mk स्क्वायर करेंगे. तो अब k आ जाएगा r बाई 2. इन दोनों का रेशियो निकालना है तो पहले आएगा r बाय रूट 2 और बाद में आएगा r बाई 2. आप देखेंगे ये हो गया रूट 2:1. ऑप्शन 1 आ जाएगा इसका आंसर, रूट 2:1. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. बच्चा नोट करें, देखें क्या कह रहा है ये. अब देखिए क्या कह रहा है. अ शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली. ये देखो क्लासरूम नोट्स का एक और डायरेक्ट एग्जिट सवाल. m मास का पार्टिकल है, रेस्ट पर है. इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1. तो एक मास हो गया 2m/5, दूसरा मास हो गया 2m/5, तीसरा मास हो गया m/5. म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विद स्पीड v. दोनों इक्वल मास वाले परपेंडिकुलर चले गए तो हम कह सकते हैं 2m/5 v i कैप प्लस 2m/5 v j कैप प्लस m/5 v. ये इसका मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है. और इनिशियल मोमेंटम था 0 क्योंकि रेस्ट पे था बेटा. तो अब आप क्या कहेंगे? m/5 गया. v बराबर 2v i कैप प्लस 2v j कैप. तो v का मैग्नीट्यूड हो गया बेटा 2√2v. v का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? v डैश कह सकते हो. थर्ड पार्टिकल की स्पीड v डैश पूछा है आपसे. द स्पीड ऑफ द थर्ड पार्टिकल 2√2v. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. जल्दी से आगे बढ़े बेटा, फटाफट. आपकी कोई भी क्वेरी है आप क्वेश्चन जरूर लिखें, हम लोग आपको बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A long solenoid of radius 1 mm has 100 turns per mm. A current of 1 ampere flows in the solenoid. Magnetic field strength at the center of solenoid. देखिए रेडियस जो है वो 1 mm दे रखी है और 100 टर्न्स पर मतलब बहुत थिन सोलिनॉइड है. तो B बराबर आप लगा देंगे म्यू नॉट NI. म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 n. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n बाय l. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो 100 टर्न्स पर mm दे रखा है. पर mm यानी 10 की पावर -3 मीटर कर देंगे. इंटू करंट है, करंट 1 एम्पियर है. तो 4 पाई 10 की पावर -7 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 3, 3 2 5, 5 गए -7. 4 पाई इंटू 10 की पावर -2, -7 + 5 -2, 4 पाई हो जाएगा. 4 इंटू 3.14, 12.56 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला.
ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। भैया पानी पिला दीजिए यार, गला सूख रहा है मेरा, पानी पिला दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let T1 and T2 be the energy of electron in the first and second excited state। यहाँ ध्यान रखना है बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहाँ है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, N1 2 हो जाएगा और N2 3 हो जाएगा। और एनर्जी पूछी है, एनर्जी हम जानते हैं एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है, 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। तो T1 अपॉन T2 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9:4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा बेटा। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन। अगेन नोट्स का क्वेश्चन, अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए बेटा यहां पर मुझे जब देखता हूं मैं √3 एट एन एंगल 60 डिग्री, व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड हम जानते हैं कि हर मीडियम पर कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है और कुछ लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, हमें इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है। तो यहां देख सकते हो आप, अगर किसी को ब्रूस्टर्स लॉ याद हो तो म्यू बराबर होता है 10I, और I देख लो आप 60 डिग्री दिख रहा है और म्यू √3 है, और √3 बराबर 1060, तो हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये ब्रूस्टर लॉ है, ब्रूस्टर लॉ कहता है इस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पे होगी। तो एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत आसान पेपर है, लेकिन इसे करने में गलतियां बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ता है बच्चा प्रेशर में होता है, स्ट्रेस में होता है, इसलिए जिसने ये क्वेश्चंस पहले से कर रखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन, वो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि उसे देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है। जैसा मैंने आपको कहा था मेरे पेपरों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो नहीं आया बेटा क्वेश्चन, सेम तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। आगे बढ़ें। यस बच्चा, हेलो सोनी दास, प्रतीक कुमार बिश्नोई, क्या नाम है आप लोगों का, महबूब अली, हेलो रोहित जोशी, हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जतिन, हेलो। इफ अ सोप बबल एक्सपांड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, अंदर वाले प्रेशर के बारे में बात करें, हम जानते हैं अंदर प्रेशर जो होता है वो P एक्सेस होता है, सराउंडिंग से ज्यादा प्रेशर होता है, और कितना होता है, P in माइनस P0 बराबर 4T/R होता है। तो P in कितना हो गया, P0 प्लस 4T/R हो गया। अब क्या बोल रहा है, बबल एक्सपांड्स, सोप बबल एक्सपांड यानी रेडियस बढ़ रही है, तो ये वाली क्वांटिटी कम हो जाएगी बच्चा, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। हेलो जितेंद्र, ये क्वांटिटी कम होगी तो अंदर वाला प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4। देखिए बेटा यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बस फॉर्मूला बेस्ड। प्लेन एंगल, अब ये देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल 11th क्लास में आते से ही बच्चे को सिखाया जाता है। कई बच्चे यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर छोड़कर जाते हैं। मैं कहता हूँ बार बार कि आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी, आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी। गढ़वीर 575 आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में होगा क्या। गढ़वीर देखो अभी आगे के बारे में हम नहीं सोचेंगे, आगे के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी देखो सारों के मार्क्स निकलने दो। हाँ कुछ ना कुछ नहीं हुआ तो आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दोनों एंगल है, एंगल की हम जानते हैं यूनिट होती है, लेकिन डायमेंशंस कुछ भी नहीं होती। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यूनिट्स होती हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके मिंकू, हेलो, थैंक यू वेरी मच। पूरा पढ़ाया हुआ पूरा समझ में आता है। अरे जितेंद्र थैंक यू वेरी मच वेरी मच। देखो बेटा आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। When light propagates through a material medium of relative permittivity epsilon r and relative permittivity mu r, the velocity of light v is given by।
वेलोसिटी ऑफ लाइट, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट v बराबर होता है c by mu, c by mu. Mu is the, what is mu? Mu is the refractive index, और refractive index का फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलम आर, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलम आर. आप इस क्वेश्चन को केवल और केवल यूनिट से भी चेक कर सकते थे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता था तो भी, क्योंकि आपको क्लास में बताया जाता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलम नॉट, तो लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है. तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलम नॉट लाइट की स्पीड के डायमेंशन आएंगे, तो ये भी स्पीड के डायमेंशन, ये भी स्पीड के डायमेंशन, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे. तभी तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी बेटा. नेक्स्ट थैंक यू निको, हेलो, हाय. चलो आगे बढ़ते हैं. Two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in electric circuit. The ratio of thermal energy developed in 100 ohm to 200 ohm in the given time is. तो हम जानते हैं पैरेलल में हम पावर का फॉर्मूला लगा देंगे v स्क्वायर बाय r. तो पावर बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो आप कहेंगे P1 100 अपॉन P200, 100 ओम टू 200 ओम पूछा है, तो 1 अपॉन 100 अपॉन 1 अपॉन 200 सॉल्व करेंगे. बिल्कुल तरीके से सॉल्व करेंगे तो गलती की गुंजाइश नहीं होगी. आंसर विल बी 2:1. आंसर विल बी 2:1. कैरी क्रेजी, आपका नाम, मेरा नाम है धीरज डांगरा, डीडी सर नाम से पहचानते हैं. यूवी साई, हेलो, हाय, हाउ आर यू. आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा आई सपोज. मेरा नाम है धीरज डांगरा, डीडी सर. हाँ बेटा, किसी कण के द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम p. मैंने आपको ये फॉर्मूला बताते वक्त सीधा आप ही से ये इसका ग्राफ बनवाया था और मैंने बताया था लैम्डा इक्वल्स टू होता है h बाई p. हर बच्चे से बनवाता हूँ ये मैं फॉर्मूले का ग्राफ, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. क्या बोलता हूँ बेटा, जब भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा, जब भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा, इसे आपको झूले जैसा ग्राफ बनाना है, झूले जैसा ग्राफ. और झूले जैसा ग्राफ कहाँ दिख रहा है, ये वाला इनवर्स वेरिएशन वाला, ये झूला ग्राफ जो मैं बोलता हूँ क्लास के अंदर, बेटा यहाँ झूला ग्राफ बनेगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. तो ये रहा झूला ग्राफ. जिन जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उन्हें सबको याद होना चाहिए ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन पे. अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला. The plane of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field. तो बेटा ध्यान दो, अगर ये हमारा प्लेन ऑफ द लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ा है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बच्चा, इसका एरिया वेक्टर यहाँ होगा. एरिया वेक्टर प्लेन ऑफ द लूप से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा. तो फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा. बी ए कॉस थीटा, बी कितना है 0.5, एरिया कितना है, स्क्वायर लूप है, साइड का स्क्वायर 1 into 1, और थीटा कितना हो गया बेटा 0 डिग्री, cos 0, इट इज 0.5 वेबर. 0.5 वेबर. इस क्वेश्चन में झोल है, क्या है, परपेंडिकुलर रखा है, बच्चा 90 डिग्री रख देते हैं, बच्चा 90 डिग्री रख देते हैं तो 0 वेबर आ जाता है. और ये क्वेश्चन मैं नोट्स में कराते वक्त बच्चों ने से सबसे पहला क्वेश्चन EMI हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन सही बच्चों ने, कई बच्चों ने गलत किया होता है क्लास नोट्स के अंदर. तो इसका आंसर चला जाएगा 0.5 वेबर. इसका आंसर जाएगा 0.5 वेबर. प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर है बेटा. द डायमेंशनल फॉर्मूला, हेलो पुनीत, हेलो AWM विहान, प्रिया चौधरी, हेलो, थैंक यू. GR गढ़वीर 3 लिख रहे हैं, 3 समझा नहीं मैं बेटा.
द डायमेंशंस ऑफ m1 l1 t-2 a-2 बिलोंग टू, ये किसके डायमेंशन है? देखो बेटा, इस क्वेश्चन को एक तो करने का तरीका है कि हम सबके डायमेंशन निकाल कर चेक करें। सबसे बेटर है तरीका कि हम सबके डायमेंशन निकाल कर चेक करें। तो अब आप क्या कहेंगे? m1 l1 t-2 a-2 डायमेंशंस जो हैं सेल्फ इंडक्टेंस का निकालने की कोशिश करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं एनर्जी बराबर हाफ एल आई स्क्वायर से। एनर्जी बराबर हाफ एल आई स्क्वायर से कर सकते हैं। एनर्जी क्या होती है? m1 l2 t-2 इंडक्टेंस है, ये वाला l फाइंड करना है, इसको स्मॉल l लिख देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, और आई स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। तो डिवाइड करूं तो m1 l2 t-2 अपॉन एम्पियर का स्क्वायर, तो ये तो l सेल्फ इंडक्टेंस नहीं बनता है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का गलत हो गया। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अगर थोड़ा बहुत बच्चे को याद हो, एप्सिलॉन नॉट अगर याद हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट निकालना है तो आप उससे निकाल सकते हो एनर्जी डेंसिटी से। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर b स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होता है। यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला m1 l2 t-2 एनर्जी डेंसिटी है, वॉल्यूम है, l क्यूब है, और b मैग्नेटिक फील्ड का f बाई आई एल फोर्स अपॉन आई इंटू एल का होल स्क्वायर 1 बाई म्यू नॉट। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। हेलो कृष्णपाल सिंह भाटी, हेलो कैरी क्रेजी, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर शावरिंग सो मच लव टू अस, थैंक यू बच्चा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू नॉट के डायमेंशन क्या मिल सकते हैं? ये ऊपर गया l की पावर 3 m2 l2 t-4, फोर्स का लिखा मैंने, करंट का एम्पियर स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये एनर्जी का नीचे आ गया m1 l2 t-2 लिख दिया मैंने, और एक l स्क्वायर और रह गया है, ये l की पावर 2 हो गया। तो यहाँ देखें हम, मास की पावर 1 रह जाएगी, मास की पावर 1 रह जाएगी, l की पावर 2 और 2 3 और 2 5 है, और नीचे l की पावर 4 है, तो l की पावर 1 रह जाएगी। t की पावर -4 ऊपर गया प्लस, तो t की पावर -2 आ जाएगा, और a की पावर -2। तो ये हो गए बेटा म्यू नॉट के डायमेंशन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के डायमेंशन। तो करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड परमिएबिलिटी। चलिए आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, टारगेट इंडिया आर्मी, ऑल द वेरी बेस्ट। When two monochromatic light of frequency nu and nu by 2 are incident on photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs respectively. What are the threshold frequency for this metal? Threshold frequency पूछी है आपसे इस मेटल के लिए। क्या होगा, क्या करेंगे बेटा? आप कहेंगे एनर्जी E, देखिए क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला फॉर्मूला, EVS by 2 इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड डिवाइडेड बाय, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले न्यू है फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी न्यू बाय 2 कर दी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल EVS एच न्यू माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड। तो देखिए यहाँ से एच 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 और एच कॉमन आकर कैंसिल, यहाँ से EVS और यहाँ से EVS कैंसिल हो गया, ये 1/2 न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड बराबर न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड कर देंगे, और ये गया, ये न्यू बाई 2 थी फ्रीक्वेंसी, ये न्यू बाई 2 हो गई, ये न्यू बाई 4 माइनस न्यू थ्रेशोल्ड बाई 2, इट इज़ न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा न्यू थ्रेशोल्ड बाई 2 इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू बाई 4। 1 में से 1/4 गया, 3/4 रह गया, न्यू थ्रेशोल्ड बाई 2 हो गया, तो 3 न्यू बाई 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 3 न्यू बाई 2 विल बी। मेहुल सेन सर पेपर बहुत सही हुआ, वेरी गुड मेहुल, थैंक यू कैरी क्रेजी। इसका आंसर जाएगा 3 न्यू बाई 2। नेक्स्ट आता है इन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, यानी कि ये इनपुट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है,
और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इस तरह की होगी, तो सेम ही रहेगी जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि जब यहाँ एक साइकिल पूरी होती तो यहाँ भी एक साइकिल पूरी हो रही है, तो दोनों टाइम एक ही साइकिल पूरी है, तो सेम फ्रीक्वेंसी जाएगी 60 हर्ट्ज। मोनू चौधरी, मोनू कोई बोनस नहीं है बेटा, कोई बोनस नहीं है, सारे क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा। 60 हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी रहती है। An ideal gas undergoes 4 different processes from same initial state as shown in figure below. Question क्लास के अंदर as it is ditto करवाया गया है, क्लास में as it is करवाया गया है, same initial state as shown in figure. These processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. तो कर्व जो एडियाबैटिक है, हम जानते हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों के कर्व एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एडियाबैटिक की स्लोप ज़्यादा होती है, एडियाबैटिक की स्लोप ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन 2 मतलब ऑप्शन तो 1 है, लेकिन आंसर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ें। अब ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ गया, पर इसे भी स्मार्टली सॉल्व किया जा सकता है, AM रेडियो वेव्स, इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो AM रेडियो वेव्स की वेवलेंथ, यहाँ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ये दिख रही है रेडियो वेव्स की, और एक्स रेज की वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, तो 10 की पावर -10 मीटर। तो ये देखिए ए का ऑप्शन सेकंड केवल एक में दे रखा है, और एक्स रेज डी फर्स्ट में दे रखा है, तो ये वाला विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। तो हम जानते हैं v1 अपॉन v2 बराबर tan θ1 अपॉन tan θ2 स्लोप है, θ1 देखो किसका दे रखा है 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, तो पहले 30 डिग्री वाला लिखना है, तो tan 30 डिग्री 1/√3, फिर tan θ2 45 डिग्री 1, तो आंसर चला जाएगा बेटा 1:√3। आंसर विल बी द थर्ड आंसर, थैंक यू लकी पॉइंट, थैंक यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट, यंग के द्विचिर्री प्रयोग में, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट। क्लास नोट्स का क्वेश्चन है बेटा, क्लास नोट्स में करवाया गया है। सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर, तो हम जानते हैं क्या कहोगे, n1 बीटा 1 इक्वल्स टू n2 बीटा 2, n1 बीटा 1 और बीटा लैम्डा पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। बीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। n1 8 फ्रिंजेस 600 नैनोमीटर, n2 पता नहीं 400 नैनोमीटर, 4 2 00 से 00 गया, n2 बराबर 12। कितनी फ्रिंजेस दिखेगी, 12 फ्रिंजेस दिखेगी, नोट करो। नोट करोगे तो आदत पड़ी हुई है बेटा, अभी अब मेरे को पता है आप नोट नहीं करना चाहते, सिर्फ आंसर पता करना चाहते हो, थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं। द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं वी आर एम एस बराबर होता है वी पीक बाय √2, तो वी पीक किसके बराबर हो गया, √2 टाइम्स वी आर एम एस के बराबर हो गया, √2 टाइम्स द आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स। आंसर 2 √2 times the RMS value of the AC source. Next question. If the initial tension on a stretched string is doubled, then the ratio of initial and final speeds. तो V string में जो होता है directly proportional to √T होता है, tension के directly proportional होता है, तो V1 upon V2 is root of T1 upon T2। √T था, बाद में टेंशन डबल √2T हो गया, तो V2 जो हो गया √2 टाइम्स V1 हो गया, √2 टाइम्स V1। हेलो तनीषा, आई होप आपका पेपर अच्छा होगा।
कैसा हुआ बेटा तनीषा पेपर आपका? √2v1। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान दें। क्या कह रहा है? Biot-Savart's law gives us the expression for magnetic field strength of an infinitesimal current element IDL of a current carrying conductor only। करेक्ट है। dB बराबर क्या लिखते हो आप? μ0/4 IDL अपॉन r² इंटू साइन थीटा। तो ये छोटे एलिमेंट के कारण, इन्फाइनाइटेसिमल करंट एलिमेंट के कारण देता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Biot-Savart law is analogous to Coulomb's inverse squared law of charge Q, with the former being related to the field produced by scalar source IDL। ये गलत है, स्केलर सोर्स नहीं होता है, ये वेक्टर सोर्स होता है, और ये वेक्टर सोर्स क्यों लिखा है? जो कि स्केलर सोर्स होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द आंसर। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब बात करिए कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के। तो हम जानते हैं कंडक्टर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। तो इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। तो करेक्ट आंसर विल बी 2। वेरी गुड तनीषा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर, तो 100 किलोवाट आवर हो जाएगा। 1 घंटा है, 100 किलोवाट आवर हो गया। और 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। 6, 7, 8 में से 1 गया। 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। 29th का आंसर डी हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस पेपर सेशन। लगता है मेरे को थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाओ तो मुझ में भी एनर्जी बने। आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताएं, समझाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ये वीडियो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके दिस वीडियो एंड देयर सॉल्यूशंस। अभी काफ़ी लोगों के अंदर क्रेजीनेस रहती है। हाँ भाई, क्या पूछा है? अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस व्हेन प्लेस्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। EG पूछा है आपसे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स कितना दे रखा है? 3 न्यूटन। मास दे रखा है 60 ग्राम, 10 की पावर -3 करा, केजी 20, 1000 बाय 20, 5, 50 न्यूटन पर केजी, 50 न्यूटन पर केजी आएगा। गुड इवनिंग हनुमान, गुड इवनिंग प्रिया, हेलो। आगे दिए गए नाभिक या ब्रिकिया में अवयव x है। x क्या चीज है? तो ये क्या है? पोजिट्रॉन है। पोजिट्रॉन को हम लिखते हैं +1 E0। तो 11 में से 1 गया, 10 आना चाहिए, यानी या ये, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो 22, 10 नियॉन। वेरी गुड क्विट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बैलेंसिंग करने पर क्वेश्चन दिया गया है। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड EPS। हम जानते हैं EPS से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो आंसर विल बी 90 डिग्री। दोनों हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है 10⁻²/√π, और रेजिस्टेंस दे रखा है, ये रेडियस है तो इसको छोटा r से लिख देते हैं। रेडियस दे रखा है 10 ओम, और पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको E बराबर 10 दे रखा है आपको, 10 वोल्ट पर मीटर, ऐसे यूनिट में। करंट डेंसिटी इन द वायर पूछा है, पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं बेटा J बराबर I/A होता है, I को V/R लिख सकते हो, और V को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई R और A।
और आप J बराबर सिग्मा E वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, J बराबर सिग्मा E बोलने के लिए। सर आप बहुत मस्त काम करते हो सर, वेरी गुड, थैंक यू मैच, थैंक यू एंटरटेनर अपना नाम लिखो तो मुझे पता चले कौन बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है 10, लेंथ दे रखी है 10 मीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, और एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर देखो बड़ा ही अच्छा नंबर दे दिया 10⁻⁴, और रूट पाई का स्क्वायर पाई, पाई से पाई गया, यहाँ से यहाँ गया, दिस इज 10⁻⁵, और SI यूनिट तो सबकी सेम है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अरे एंटरटेनर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका वेलकम, लेकिन आप नाम बताएं तो मजा आएगा मुझे भी समझने में। क्वेश्चन नंबर 35, अरे यार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हेलो श्रेया, हाय। Straight forward question. The ratio of the distances traveled by freely falling body in first, second, third, fourth, second. तो हम जानते हैं ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, कितने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं इस ही कंसेप्ट पर, इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए थे, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया बेटा आप लोगों से। इट्स मोनी, हेलो, 1357 विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से अब क्या कह रहा है, एक विद्युत इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, 2000 kg का लोड है, इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ स्पीड से चल रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो 20,000 न्यूटन का भार है इसके पास, mg। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिंग द मोशन इज, तो ये मोशन नीचे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे लग रहा है, 3000 न्यूटन, ये mg है और ये 3000 न्यूटन है। the minimum power delivered by the motor to the lift in watts is minimum, कम से कम कितनी पावर देनी पड़ेगी, तो पावर बराबर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स है बेटा 20 और 3 23,000 और वेलोसिटी है 1.5, तो 23,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब वहाँ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं, जबकि मैं बच्चों को कहता हूँ 23,000 और उसके अंदर उसका आधा जोड़ दो 11,500, 22,000 11,500, तो 34,500 आ जाएगा न्यूटन में आंसर, जूल में सॉरी पावर, वॉट में आंसर आ जाएगा। सर नाम में क्या रखा है, आपके गाने मिस कर रहे हैं। अच्छा बेटा मैं गाने नहीं गाता, 34,500। The volume occupied by the molecules contained in 4.5 kg water at STP standard temperature and pressure पर कितना वॉल्यूम रहेगा, कितना वॉल्यूम रहेगा 1 kg 4.5 kg वाटर के लिए, तो PV बराबर nRT। तो यहाँ से वॉल्यूम पूछा है, n पूछा है, तो 4500 ग्राम पानी का वजन 18 ग्राम से डिवाइड कर देंगे मोल्स निकालने के लिए। आर को लगभग हम 25/3, देखिए इसमें लगभग आंसर निकालेंगे तब भी काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि सबके ऑप्शंस में ये वैल्यू सेम है, केवल पावर में चेंज हो रहा है, तो पावर में चेंज लगभग में चेंज नहीं होता है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन डिवाइडेड बाय 1 atm प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 atm बोले तो 10⁵ पास्कल, तो 3 को यहाँ से कट किया, 3 9 जा 3 1 जा 9 5 जा 9 2 जा 18 हो गया। तो अब आपके पास बच गए 2 पावर गई, 10 की पावर 3 आ गई, ऊपर गया 5 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 91 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। तो देखिए 5 इंटू 25 125/2, तो ये तो हो गया 62.5 इंटू 91 को मैं लगभग 100 ले लूँ, 100 इंटू 10 की पावर -3 करूँ, लगभग कर रहा हूँ बेटा, लगभग कर रहा हूँ, तो 100 ये आ गया 10 की पावर -1 और ये आ गया 6.25। अब 6.25 नियरेस्ट किसके हो गया, 5.6 के। और ईस्ट बेटा इजी है, नीचे ही आना था, क्योंकि मैंने 91 को 100 बनाया था, जैसा मैं क्लास में भी आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाता हूँ, तो ये 91 को मैंने 100 किया है, तो 100 को छोटा करके क्या करेंगे 91 किया है, तो थोड़ा सा 6.25 से नीचे आंसर आएगा, दैट इज 5.6। हेलो सौरभ, कैसा है आप, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर रहे हैं, ऐसे तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस। अननोन गेमर, हु इज इट? आप भी नाम बता दो, या आप भी कहोगे नाम में क्या रखा है, नाम रखो, बताओगे तो मुझे भी ध्यान रहेगा कि कौन मुझसे बात कर रहा है।
ये देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है और स्ट्रिक्ट मतलब दिमाग लगाना है सिर्फ थोड़ा सा। एरिया पूछा है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 55.3 इंटू 25। यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मल्टीप्लाई होने पर आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही दिखने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही दिखने चाहिए। यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहीं केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर चला जाएगा 14 इंटू 10 की पावर 2। सिग्निफिकेंट डिजिट से आपको आंसर देना है, कैलकुलेट नहीं करना था। हेलो सुजल, हाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। क्या कह रखा है? नो, a capacitor of capacitance C equals to 900 picofarad is charged fully by 100 volt battery B as shown in figure A. Then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor 900. पहले इसको चार्ज किया और बाद में इसको डिस्कनेक्ट करके एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया जो कि अनचार्ज था। तो पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी। अब एनर्जी कितनी है? तो हम जानते हैं एनर्जी निकालने के लिए पहले हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो इस केस में V कॉमन आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2, V2 0 है, अपॉन C1 प्लस C2, C भी इक्वल है, तो आप कहेंगे CV अपॉन 2C, दैट इज V/2। आधा हो गया है पहले से पोटेंशियल, यानी 50 वोल्ट हो गया है और दोनों पैरेलल में हैं, तो कैपेसिटेंस 1800 हो गई है। तो हाफ इंटू 900 प्लस 900, 1800 इंटू 10 की पावर -12 पिकोफेराड। पोटेंशियल 50 इंटू 50, 2 9, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 हो गया 225। अब 225 जैसे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पावर सेट कर दोगे आंसर आ जाएगा। PN16 चैनल, हेलो हाय, हाउ आर यू? क्लास नोट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे मोस्ट ऑफ। यस बच्चा, वही मैं कह रहा हूँ, जिसने क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़कर गया है उसका तो वारे न्यारे हैं। 100% मार्क्स स्कोर कर सकता है वो, 100 आउट ऑफ 100। अगर गलती ना करी हो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स में गलती ना की हो, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन, ये डायमेंशंस का क्वेश्चन आ गया, फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया डायमेंशन, चौथा आ गया इनफैक्ट। सबसे पहले वो एंगल एंड यूनिट वाला आ गया, फिर उसका आ गया सिग्निफिकेंट फिगर का आ गया, फिर वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वाला आ गया और एक और आ गया। संजय कुमार, हेलो। अब क्या पूछा है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करने हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है, तो ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन होता है m1L2T-2। फिर आ जाता है, अब देखो इसमें जो आसान दिखे वो लेना चाहिए। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L1T-2। तो D का 3 तीन ऑप्शन में है, A का 4 एक ही ऑप्शन में है, नहीं B का 4 है, सॉरी A का 4 नहीं है, B का 4 है। B का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, B का 4 और मैंने क्या बोला था, D का 3, B का 4 और D का 3। ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन A विल बी करेक्ट आंसर। बीच में सिग्नल क्रैश की आवाज आ रही है बेटा, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, मोबाइल नहीं है बेटा पीसी के पास में, ठीक है बेटा, ध्यान दें। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? Two pendulum of length 121 cm and 100 cm start vibrating in phase. At some instant, two are at mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum, after which the two are again. छोटे वाले pendulum के कितने वाइब्रेशन हो कि वो वापस सेम फेज में आ जाए, छोटे वाले के देखना है। तो हम कहते हैं, देखो एक वाइब्रेशन को t टाइम लगता है, तो n वाइब्रेशंस को कितना टाइम लगेगा, n1t1 इक्वल्स टू n, मतलब वाइब्रेशन सेम फेज में आ जाए, तो हम कहेंगे n2t2। वापस दोनों को लगा हुआ टाइम सेम होना चाहिए, तो छोटे वाले के वाइब्रेशंस और बड़े वाले के ऑसिलेशंस हमको देखने हैं। तो आप देख सकते हैं, अच्छा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, 2π√L/g
शिवराम वेरी गुड, विनोद सारस्वत सर आपको फिजिक्स को एकदम से आसान भाषा में समझा रहे हैं, नाइस, थैंक यू वेरी मच विनोद। n1 कितना है, n1 है बेटा पता नहीं है, t1 आप निकाल सकते हो, रूट 121 के प्रोपोर्शनल है, n2 भी पता नहीं है, और ये रूट 10 100 के प्रोपोर्शनल है। तो आप देख सकते हो n1 इंटू 11 बराबर n2 इंटू 10, तो n1 अपॉन n2 बराबर 10/11, तो 10/11 के प्रोपोर्शनल है और 10/11 के प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन देखें, छोटा वाला ये है हमारा n2, किसके प्रोपोर्शनल आया, 11 के, तो छोटे वाले के 11 ऑसिलेशंस हो जाएंगे, तो वो मैच कर जाएगा, आंसर 11 जाएगा इसका। बस आखिरी के 10 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। पहला क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन बताना है। द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। करेक्ट है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो शियर मॉड्यूलस पे डिपेंड करता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील स्प्रिंग। नहीं बेटा, स्प्रिंग की, स्टील की स्प्रिंग की ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंपेयर्ड टू कॉपर, तो ये हो गया फॉल्स। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, आंसर विल बी 2, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन विल बी द। अरे बच्चों थोड़ी सी एनर्जी दिखाइए मुझे, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए मुझे, थक रहा हूं मैं भी, जल्दी से बताइए। हाँ बच्चा, a ball is projected with velocity 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री with the vertical direction। देखो बेटा यहाँ पर ढंग से नहीं पढ़ा तो गलती हो जाएगी। 60 डिग्री with the vertical direction से 60 डिग्री पर आपने इसको फेंका है, तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट पर केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाएगा, वर्टिकल नहीं रहेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है v। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही होगा जो इनिशियल होगा, जो ux होगा वही vx होगा, vx बराबर ux ही होगा, और ux क्या होगा, यहाँ पर कितना है 10 cos 60 5 है, और 10 sin 60 √3/2 5√3 जाएगा, 42 का आंसर 1, 42 का आंसर 1। अरे वो क्या हुआ, चल रहा है, 42 का आंसर क्या है, 1 है बेटा, ठीक है 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया A and B are separated by this, the speed of light in those media are this and this, the critical angle क्या होगा, इसको यहाँ कर दो, मेरे को दिखता रहना चाहिए। क्रिटिकल एंगल साइन IC बराबर होता है म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, तो यहाँ पर V लेस अपॉन V मोर हो जाएगा, V लेस अपॉन V मोर मैंने लिखवाया है बच्चा आपको। तो V लेस कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन V मोर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8, ये गया 3/2/2 3/4, तो IC आ जाएगा साइन इनवर्स 0.75, पहला वाला आंसर। आखिरी के 7 क्वेश्चन है फिजिक्स के, आखिरी के 7 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा पेपर दीक्षा के क्लास नोट से आया, वेरी गुड, सही कह रहे हो, टारगेट पूरा पेपर क्लास नोट से ही था। अब ये आ गया हमारे लॉजिक सर्किट्स का क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल को ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। देखो एक ऑप्शन तो ये वाला चेक कर ले हम, 0 0 वाला सिग्नल, तो ये है 0, ये है 0, ये 0 आगे जाएगा, और ये वाला 0 यहाँ आएगा तो ये 1 बन जाएगा, और ये 0 आगे जाएगा बेटा, और ये 0 वाला वापस यहाँ 0 गया, 0 0 एंड गेट का आउटपुट होता है 0, लेकिन नैंड है तो उल्टा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 0 का आउटपुट होता है 0, 1 और 0 का आउटपुट होता है 0, पर नैंड है वापस उल्टा हो जाएगा 1 1 1 मिलके 1, तो 0 0 1 देंगे, यानी या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई एक। अब देखें इस टेबल में नजर डालें तो इन दोनों ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन दूसरा है, ये ऑप्शन को ही चेक करना है। तो अब मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिखता हूँ, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ 1 गया, ये भी 1 गया, ये 1 ऊपर आ गया, ये 1 बन गया, ये 1 यहाँ गया, 0 बन गया, और ये 1,
0 और 1 का आउटपुट पहले भी 1 था, 1 1 का आउटपुट अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, 0 0 1 का आउटपुट वापस 0 हो जाएगा, यानी कि 1 1 का आउटपुट 0 आना चाहिए, 1 1 का आउटपुट 0 आना चाहिए, 0 0 का आउटपुट 1 आना चाहिए। तो आंसर विल बी 2, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पूरा पेपर डिस्कस होगा क्या? हाँ बेटा प्रिया, पूरा पेपर डिस्कस होगा यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन डिस्कस होगा दीक्षा क्लासेस के लाइव चैनल पर यूट्यूब पे। A series LCR circuit with inductance 10 Henry, capacitance 10 microfarad and this are connected to an AC source. AC source की फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी, तो न्यू नॉट बराबर क्या होता है 1/2 पाई रूट एल सी, 1/2 पाई अंडर रूट एल कितना होगा, एल दे रखा है 10 हेनरी और कैपेसिटेंस दे रखा है 10 माइक्रोफेराड, 10 इंटू 10 की पावर -6 गया 10 की पावर -4, रूट से बाहर आया 10 की पावर -2, ऊपर गया 10 की पावर +2/2 पाई, 100/2 पाई। यहाँ मैं थोड़ा फास्ट पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है अपने नंबर पता करने के लिए। नीट एस्पिरेंट हेलो होगा बेटा, गढ़वीर होगा, सब कुछ होगा। तो 50/पाई है रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी देखें सप्लाई की, न्यू बराबर 2 पाई, न्यू बराबर कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो न्यू बराबर क्या हो गया 50/पाई। तो भैया ये सर्किट रेजोनेंस पे ही है, ये भी 50/पाई, ये भी 50/पाई। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बस बेटा 5 क्वेश्चन और फिर आएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके पास में। नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डिस्कशन होने वाला है जल्दी आपसे। A Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in figure। इन दोनों को वेरिएबल करके है। For the most precise measurement, इसका सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट तब होगा जब P और Q लगभग बराबर होंगे बेटा, P और Q लगभग बराबर होंगे। जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर यानी मिड पॉइंट पे आना चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे। तो शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। Next question, from a ampere circuital law for long straight wire of circular cross section carrying a current, ये वाले the variation of magnetic field, magnetic field का variation, इसके लिए मैं करवाता हूँ आपको कि ये डायरेक्टली होता है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। यहाँ क्या दे रखा है, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस R अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग 1 with 1/R डिपेंडेंस आउटसाइड द रीजन। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 47 पे पहुंच गए हैं, ये रहा 48 नंबर क्वेश्चन। A big circular coil of 1000 turns and average radius 10 meter is rotating about its horizontal diameter at 2 radian per second, 2 रेडियन पर सेकेंड से। इन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट। तो बेटा ये एसी जनरेटर का प्रिंसिपल आ गया है, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा ई मैक्स बाय आर। और ई मैक्स बार बार मैंने कहा है क्लास के अंदर, जब भी कॉइल रोटेट कर रही हो एन बी ए ओमेगा इंटू आर। नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000, ये 1000 हो गया। बी दे रखा है आपको 2 इंटू 10 की पावर -5, एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस 10 मीटर, 100 एन बी ए ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड अपॉन रेजिस्टेंस 12.56 ओम। 12.56 4 पाई के बराबर होता है। तो देखिए 2 पाई 2, 4 पाई से 4 पाई गया, 3 2 5 और 5 पावर सारी गई, आंसर आ गया 1 एम्पियर। आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। द करेक्ट आंसर इज 1 एम्पियर। 2 क्वेश्चन और। 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस l एज शोन इन फिगर, और R बहुत बड़ा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस R इज मच ग्रेटर देन L, R मच ग्रेटर देन L। तो ये एक डाइपोल की तरह काम करेगा, और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3 होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3 इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जल्दी केमिस्ट्री का आने वाला है लास्ट क्वेश्चन हमारा। अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, splits into 2 nuclei having mass number this and this. The ratio of the radius is directly proportional to a की power 1/3, a की power 1/3। तो R1 upon R2 will be 125
अपॉन 64 की पावर 1/3, 5 की पावर 3, 4 की पावर 3, पावर 1/3, 1/3. Answer will be 5:4. Answer will be 5:4. तो ये था बेटा फिजिक्स का पेपर और इसका एनालिसिस हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं. आई होप आपके स्कोर अच्छे आए होंगे. फटाफट आप इसके स्कोर अपने निकाल कर हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव कमेंट्स में डालिए, सो दैट हम आपको ऑल द बेस्ट विश कर सकें और